हेलो एवरीवन। आज फिर से हम यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश जो लेखक कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, स्पीति का भूगोल इतना प्रभावशाली है कि इतिहास अनजान रह गया। कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। स्पीति का भूगोल अलंघ्य है, यानी जिसको लांघा नहीं जा सकता। दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्तों ने स्पीति को ऐसे दुर्ग में कैद कर लिया, दुर्ग किले को कहते हैं, कि कोई भी राजा, सम्राट या लुटेरा वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। परिणाम स्वरूप स्पीति का नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं हो सका, देखने को नहीं मिलता। प्राचीन काल से ही स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, यानी इसकी जानकारी कहीं नहीं देखने को मिलती है। साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के अधीन रही, पर तब भी स्पीति प्राय स्वायत्त ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, यानी सृजन की है। भूगोल इसका रक्षक और संहारक दोनों ही हैं। भूगोल ने ही इसका निर्माण भी किया है और संहार भी किया है। इसका इतिहास में कहीं वर्णन देखने को नहीं मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, स्पीति में रहने वालों के प्रति लेखक हैरान क्यों है? स्पीति एक दुर्गम पहाड़ी स्थल है। यहाँ जीवन यापन करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। प्रति वर्ग मील यहाँ 4 से भी कम लोग रहते हैं। वहां की यात्रा करने के बाद लेखक के लिए यह बहुत अचरज की बात, और भी अधिक अचरज की बात हो गई कि ये लोग आखिर यहाँ रहते कैसे हैं। जनसंचार के साधन नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, और वर्ष में 2 ही ऋतुएं होती हैं। 8-9 महीने बर्फ रहती है, बाकी में अल्पकालीन बसंत होता है। फसल के नाम पर वहां गिनी चुनी एक बार में ही फसल होती है, गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि। तो यहाँ के लोग आखिर फिर रहते क्यों हैं? तो ये और भी अधिक आश्चर्य का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीति के निवासियों के कष्टकर जीवन के बारे में बताइए। स्पीति एक अत्यंत बर्फीला और ठंड भरा स्थान है। यहाँ वर्षा नहीं होती। वनस्पति, फल फूल, पेड़ पौधे आदि कुछ भी देखने को नहीं मिलते। सोचकर ऐसा लगता है कि ऐसी नीरसता में जीवन कितना कठिन हो जाता होगा। संवेदनाओं और संयोगों की प्रतीक्षा में यह संसार निरंतर बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। स्पीति में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई संभावना नहीं है, कोई आशा नहीं है। ऐसा ही एक सा ही जीवन बना रहता है। फिर कैसा जीवन रहता होगा उनका? यह हमारी सोच से, हमारी कल्पना से परे है। हंसी खुशी तो वहां कैसे होती होगी? इस तरह का वातावरण के जोर से हंसें, खिलखिलाएं, क्योंकि लोग आपस में मिल ही नहीं सकते, घरों से बाहर ही नहीं निकलते, बातचीत ही नहीं होती। जब 8-9 महीने वहां सर्दी का प्रकोप पड़ता है, बर्फ जमी रहती है, तापमान का संतुलन बनाने के लिए उपकरण तो बहुत दूर की बात है, वहां लकड़ियां जलाने के लिए उपलब्ध नहीं होती, इतनी सिलावी होती है, नमी पूर्ण होती है, और वर्षा का अभाव होता है। फसल उगाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। नदी नालों का पानी कैसे प्रयोग किया जा सकता है, या जैसे भी वो जीवन यापन करते होंगे। स्पीति के निवासियों का उदासी और निराशा से भरा जीवन वास्तव में बेहद कष्टकारक होता होगा, कष्टकारक है। बस इसके पीछे वहां रहने का एक ही मुख्य कारण मुझे जहां तक समझ में आता है, वो मातृभूमि के प्रति धर्म और प्रेम, क्योंकि हम सबको अपने मातृभूमि, अपने जन्मभूमि से प्रेम होता है, इसीलिए हम वहीं टिके रहते हैं, छोड़कर जाना नहीं चाहते। आप देखिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं
यदि वो नियर बाई कहीं गांव में रहते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में रहते हैं और हम किसी शहर में रहते हैं, हम उनसे कहें कि आप अगर हमारे पास रहिए, तो मजबूरीवश तो वो रहते हैं, क्योंकि उनके सब साथी संगी उनके पास वहाँ जहाँ के वो वास्तव में रहने वाले हैं वहाँ होते हैं, उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। और शहरों में तो फ्लैट सिस्टम है, बाहर नहीं निकल सकते, किसी से बातचीत नहीं करनी है। तो इसीलिए अपने जन्म स्थली या अपने मातृभूमि से हम सबको बेहद लगाव होता है, बेहद प्रेम होता है, और फिर धर्म का निर्वहन करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसीलिए हम अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। शायद यही कारण स्पीति निवासियों का भी रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीति रेगुलेशन क्या था, उसका वर्णन कीजिए। स्पीति रेगुलेशन 1873 में लाया गया। ब्रिटिश सरकार का यह एक विशेष एक्ट था। इसके तहत लाहुल और स्पीति को एक विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए थे, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना, कर आदि, और फौजदारी के जो छोटे मोटे मुकदमे होते थे उनका फैसला भी करना शामिल था। वो नोनो ही करता था, और वहां के लोगों के लिए नोनो किसी राजा से कम नहीं होता था। और इससे ऊपर के जो मामले होते थे वो कमिश्नर के पास भेज दिए जाते थे। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिव का अट्टहास नहीं हिम का आर्तनाद है का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुधा पहाड़ के शिखरों पर जमी बर्फ के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के अट्टहास अर्थात तेज हंसी के कारण शिखरों पर श्वेत तुषार अर्थात बर्फ जम जाता है। यह बात स्पीति पर लागू नहीं होती, उसे लेखक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि स्पीति के लोग इतना कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं कि यहाँ आर्तनाद अर्थात दुख भरी चीख पुकार के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, कुछ और दिखाई नहीं देता, रह ही नहीं सकता। वही आर्तनाद हिम के रूप में यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं पर जम गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीति में बारिश का उद्देश्य बताइए। कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए होते हैं। पाठक उनके साथ खुद ही यात्रा कर लेते हैं। जैसे जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि मानो हम ये यात्रा कर रहे हैं। अनुभव मानस पटल पर वो चित्र अंकित होने लगते हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत को फिर से पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि उनकी पुरानी यात्रा में कुछ छूट गया था, वह अधूरी थी, और कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत को पढ़कर आज वह यात्रा पूरी हो गई है। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वत स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। लेखक ने इस यात्रा वृतांत में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल आदि का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों तक पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। यदि बाकी लोग भी वहां यात्रा पर जाएं तो शायद वहां का पर्यावरण कुछ परिवर्तित हो जाए। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए सैलानियों का आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, जैसा कृष्णनाथ जी की यात्रा में भी हुआ था कि वहां वर्षा हुई, जिसको वहां के लोगों ने सुखद संयोग और संकेत माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाहरी हमलों से यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। जब यहाँ पर बाहरी हमला होता है तो वे लोग
अप्रतिकार का तरीका अपनाते, यानी कोई विरोध नहीं करते, वे उससे संघर्ष नहीं करते। वे चांगमा का तना पकड़कर, एक वृक्ष होता है वहां, घरों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उससे चिपटकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली आंख बंद करके मलाई चाट जाती है, तो उसे ये लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, जबकि आंखें बिल्ली की बंद हैं। तो यहाँ आंखें इन लोगों की बंद होती हैं, जो हमलावर है, लुटेरा है, उसकी आंखें थोड़ी ही बंद है। जोरावर सिंह का यहाँ जिक्र किया गया है, पर ये चांगमा का तना पकड़कर बैठ जाते हैं और इन्हें लगता है कि यही इनकी रक्षा करेगा। और आक्रमणकारी जब चले जाते हैं तब ये वहां से निकलते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जो संकट आया था वह वापस चला गया है। इसके बाद मैं आपके साथ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करने के लिए आऊंगी नए अंक में। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।